को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को फैलाएं। आप सभी का आज के इस कॉन्वर्सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्या कभी हमने स्कूल टाइम में, स्कूल में बिना परमिशन के पानी पिया है, या वॉशरूम ब्रेक लिया है, या कभी ऐसा करा है जहां एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में कोई इन्विजिलेटर नहीं है और हमें एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। ऐसे ही कुछ नए कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करा है इंदौर के एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने, जिसका नाम है ज्ञानकृति। और आज जिस व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं वह ज्ञानकृति स्कूल के फाउंडर हैं, जिनका नाम है रेस्पेक्टेड श्री अक्षय गुप्ता जी। अक्षय गुप्ता जी बाय प्रोफेशन एक एंटरप्रेन्योर हैं। ही इज़ बीटेक इन केमिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT मुंबई। तो आइए मिलते हैं अक्षय गुप्ता जी से। नमस्कार अक्षय गुप्ता जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह अमूल्य समय हमें इस कॉन्वर्सेशन के लिए दिया। यदि हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बताएं, आपने इस फील्ड में क्या करा, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सबसे पहले कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। आपके यहाँ काफ़ी अच्छे गणमान्य लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है। मुझे लगता है कि मैं उन सब में काफ़ी छोटा हूँ, तो यदि मैं कुछ ऐसी बात करता हूँ तो पहले क्षमा चाहता हूँ सभी से। आपने बात की बच्चों की। बच्चे एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो एक समुद्र से भी बड़ा विषय है। हम उसमें जितनी गहराइयों में जाएंगे उतने हमको मोती मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मोतियों को चुना है, अलग अलग तरह से कार्य किया है। हमने भी कुछ कोशिश की कार्य करने की। जैसा आपने कहा, मेरा IIT मुंबई से ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैं और एक मेरा मित्र योगराज पटेल, जो कि आज हमारे बीच नहीं है, हम दोनों ने मिलकर के एक ज्ञानकृति नाम से विद्यालय की शुरुआत की। विद्यालय का जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था, वह यही था कि हम ऐसा कुछ कार्य करें, ऐसा कुछ एक शिक्षा का माहौल दें जिससे कि हम बच्चों को बच्चा रहने दें, बच्चों को बड़ों की तरह नहीं रखें जी। उनका बचपना ख़त्म नहीं करें। तो बोलने के लिए तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी बोली जाती है, बट हमने उसको करने की कोशिश की और लगभग 8-9 साल उसको हमने किया और प्रभु की कृपा से काफ़ी सफलता किया। विद्यालय जो हमारा था उसका एक ही मकसद रहा, एक ही उसका उद्देश्य रहा कि किस तरह से हम बच्चों को जो उनके जीवन में आने वाली प्रैक्टिकल समस्याएं हैं उसकी तरफ ज़्यादा शिक्षित करें, बजाय कि सिर्फ एक किताबी ज्ञान दे करके। आपके और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं उनकी शिक्षा हमें पता है कि बहुत निम्न हुई है, बहुत कम कक्षा तक हुई है, लेकिन तब भी हमारे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया, अपनी मेहनत से पाया, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक शिक्षा थी। किताबी शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन असली शिक्षा वही शिक्षा है जो व्यवहारिक शिक्षा हो। और हमारा प्रयास यही था कि किताबी शिक्षा को व्यवहारिक शिक्षा की तरफ ले जाना। मेरा एक प्रश्न यही है, जब आपने बात करी कि जो पुराने लोग थे, यदि हम थोड़ा सा और पीछे जाएं और हम उनकी बात करें जहाँ पे गुरुकुल एक सिस्टम हुआ करता था, जिसके माध्यम से, वेद के माध्यम से और पुराणों के माध्यम से एक स्पिरिचुअल माहौल होता था और उस माहौल के अंदर शिक्षा दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं आज के परिवेश में जो आज का सिस्टम है वो आज के परिवेश के हिसाब से है, पर कहीं ना कहीं वैल्यू एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशन सिस्टम ये साथ में काम करें, और ऐसा क्या काम करें जहाँ पे वैल्यू एजुकेशन भी इनकॉर्पोरेट करी जाए, या किस तरह से इस पे को भी टच करा जा सकता है? तो क्योंकि आपने ये टॉपिक छेड़ा है गुरुकुल परंपरा का, जो हमारे हजारों सालों से ऋषि परंपरा रही है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि आधुनिक युग में उन चीज़ों का यूज़ करके, उस सिस्टम का प्रयोग करके कैसे हम मॉडर्न एजुकेशन को दे सकते हैं, जिसमें कि वैल्यू वही बरकरार रहे। तो आत्मा वही रहे, शरीर बदल सकता है और वैल्यू जो है वो आत्मा है।
उस समय क्या वैल्यूज़ थी, क्या मूल्य थे। माता पिता को ये बोला जाता था कि 5 साल के बाद जब आपका बालक या बालिका गुरुकुल जा रहे हैं शिक्षा के लिए, तो वो लगभग 10 से 12 साल वहाँ रहते थे। जब वो 10 से 12 साल वहाँ रहते थे तो माता पिता को ये पता था कि अब ये बच्चा मैंने शिक्षक को सौंप दिया है, अध्यापक या आचार्य को सौंप दिया है, अब वही उसके माता पिता हैं, वही उसकी देख रेख करेंगे। तो जो विश्वास था माता पिता में गुरु के प्रति और गुरु में माता पिता के प्रति और बच्चे के प्रति, वो विश्वास सबसे पहले हमें लाना होगा। आधुनिक शिक्षा के जो तरीके हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर की शिक्षा है, डिजिटल शिक्षा है, वो सब अच्छी बात है, वो नए जमाने के नए शरीर हैं, लेकिन आत्मा अभी भी वो विश्वास है जो माता पिता को गुरु पे करना है, गुरु को बच्चों पे करना है, बच्चों को इन दोनों पे करना है। यदि हम उसको लेकर के आते हैं और माता पिता शिक्षकों पे पूरा विश्वास करते हैं, तो हमें लगता है कि हम इस शिक्षा में काफ़ी हद तक वो वाला काम कर पाएंगे और वो जो वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज जैसे शिक्षक नहीं हैं या जैसे विद्यालय या स्कूल नहीं है, बिल्कुल हैं, बहुत सारे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस सिस्टम में इस ट्रस्ट की डेफिसिट हो गया, एक विश्वास की कमी हो गई है, जिसके कारण से वो अपना पूरा नहीं दे पाते हैं। आज ये शिक्षक बच्चों को कुछ कई बार बोलते हैं ना, बीमार व्यक्ति को इलाज करने के लिए इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, कड़वी दवाई भी देना पड़ती है। तो यदि शिक्षक अपनी तरह से कड़वी दवाई देगा बच्चों को, तो कई बार माता पिता या समाज को वो अच्छा नहीं लगता है। कई बार माता पिता ऐसे कोई कार्य करते हैं जैसे कि उन्हें लगता है कि मुझे बच्चों को घुमाने ले जाना है और वहाँ पर उनको 2 हफ्ते घुमाऊंगा तो व्यवहारिक शिक्षा मिलेगी, तो विद्यालय को अच्छा नहीं लगता है कि उन्होंने छुट्टी ले ली, उन्हें लगता है कि वही शिक्षा दे सकते हैं। तो इस दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाएंगे तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे से बच्चों को वैल्यू एजुकेशन या शिक्षा दे पाएंगे। हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ जब हमें माता पिता ने कहा कि बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा क्योंकि हम उनको यहाँ घुमाने ले जा रहे हैं, तो हमने कहा फिर उसका एग्ज़ाम यही रहेगा कि जहाँ घूमने गया बच्चा वहाँ के बारे में वो एक ब्लॉग लिखे, वीडियो बनाए, वहाँ 10-20 लोगों से बात करे, उनके साथ इंटरव्यू करे, क्या सीखा उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन करे और वो आकर के फिर शेयर करे। ये भी परीक्षा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। और जो स्कूल में किताबी परीक्षा हुई वो आने के बाद दे देगा। क्या ये जरूरी है कि मैं इस तारीख को उस समय ही ये परीक्षा दूं? यदि मेरे पास ज्ञान है तो मैं कभी भी उसके बारे में चर्चा कर सकता हूँ। तो ये हमें बहुत ज़रूरी समझना कि जब सामंजस्य होगा, विश्वास होगा, तो ये वैल्यू एजुकेशन भी अपने आप आने लगेगा। आपने ज्ञान कृति की बात करी और जब हम एक बार मिले थे तब आपने बहुत सारे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी थी। जैसे आपने किस तरह से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, किस तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, किस तरह से आप टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो बाउंडिंग है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी, तो थोड़ा सा उन बातों को भी बताएं। एक आपने एग्जांपल दिया था ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने का, कि जापान में क्यों नहीं, मतलब ट्रैफिक सिग्नल क्यों ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन नहीं होता है। तो वो जो कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है, यदि आप उनके बारे में भी टच करेंगे तो बहुत। बिल्कुल, मैं शॉर्ट में कुछ 2-3-4 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो जापान का जो आपने कॉन्सेप्ट बताया वही हमारे गुरुकुल की परंपरा भी रही है कि बच्चा देख के सीखता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा श्रुति परंपरा रही है, सुन सुन के आगे बढ़ते हैं। तो जब वो गुरु के साथ होते हैं, गुरु के व्यवहार को देखते हैं, आश्रम के व्यवहार को देखते हैं, तो बच्चे भी वैसे ढलने लगते हैं। वैसे ही जापान में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर यदि ट्रैफिक सिग्नल पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक अकेली गाड़ी है और वहाँ पर सिग्नल लगा हुआ है, तो वो व्यक्ति वहाँ से सिग्नल तोड़ के आगे नहीं जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी अपार्टमेंट की किसी खिड़की से कोई बच्चा उनको देख रहा हो। तो वो उस लेवल पर जाकर के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। इन सब के पीछे एक ही बात है, ये समाज का गठन ही इस तरह से हुआ है कि जो आज आप और हम लोग हैं वो समाज को आज चला रहे हैं। कुछ सालों बाद हम बाहर हो जाएंगे और नई पीढ़ी आएगी, तो समाज अच्छे से चलता रहे उसके लिए ज़रूरी है कि हम नई पीढ़ी के लिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल छोड़ें। कुछ एग्जाम्पल में अपने हमने जो प्रयोग करे हैं वो आपको बताता हूँ, जो जिसमें सफलता मिली है। और आपके व्यूअर जो माता पिता हैं वो घर पर प्रयोग कर सकते हैं, यदि कोई शिक्षक हैं तो अपने विद्यालय में प्रयोग कर सकते हैं, और उन्हें कोई सहायता चाहिए तो हमें बहुत खुशी मिलेगी उनको बताने में। जैसे कि हमने एक प्रयोग किया, हमने पिछले कई सालों में देखा कि भारत में जब हम फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं कई बार, या ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, और वो कहीं जाकर के रुकती है ट्रेन या फ्लाइट लैंड करती है,
उसका गेट खोल रहा होता है। तो नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा ये बोलती है कि पहली रो का व्यक्ति पहली में उतरेगा, फिर दूसरे का उतरेगा, फिर तीसरे का। 30 रो होती है अमूमन किसी भी फ्लाइट में, और हम देखते हैं तीसरी रो वाला भी खड़ा हो जाता है, पहली रो वाला भी खड़ा हो जाता है, और वो पूरा जाम लग जाता है, कोई भी नहीं उतर पाता है क्योंकि गेट तो खुला ही नहीं है। और फिर जब गेट खुलता है तो स्वाभाविक जो आगे खड़ा वही पहले उतर पाएगा। तो मैंने कई बार प्रयोग करके देखा कि जो आखिरी में खड़ा हुआ था वो भी उसी समय टर्मिनल पे पहुंचा जब पहले वाला पहुंचा। तो ये हमें छोटी छोटी सी व्यवहारिक शिक्षा का प्रयोग किया हमने स्कूल में। स्कूल में जब बस आती थी तो हमने देखा कि हमारे स्कूल की बस में भी 15 सीट्स होती हैं। तो हमने कहा कि चलिए इसकी शुरुआत यहीं से करें। हो सकता है कि इन लोगों को नैतिक शिक्षा नहीं मिली, व्यवहारिक शिक्षा नहीं मिली, इस कारण हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने प्रयोग स्कूल में किया और हमें बहुत सफलता मिली। हमने सिर्फ एक बार बच्चों को कहा कि जो पहली पंक्ति में बैठा है वो पहले उतरेगा, जो दूसरी में बैठा है वो सेकंड नंबर पर उतरेगा। अनुशासन भी बन गया, डिसिप्लिन भी आ गया, व्यवहारिक शिक्षा भी मिल गई, हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। अब होने लगा कि जब वो बच्चे बड़े होते गए धीरे धीरे, तो वो इनके जीवन में उसका अनुभव उनको आने लगा कि जब वो कहीं जा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये अनुशासन का पालन करना है, कहीं पंक्ति बनी है तो हमें धक्का मुक्की नहीं करना है, बीच में नहीं घुसना है, ये अपने आप आने लगा, किसी ने सिखाया नहीं। तो हमें लगा कि ये प्रयोग सफल रहा। ऐसा ही हमने विचित्र प्रयोग किया कि जब कक्षा चल रही है, 20, 30, 25 बच्चे कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और किसी बच्चे को पानी पीना है या टॉयलेट जाना है तो उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है लेने की। जैसे कि हम ऑफिस में देखते हैं, ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं और किसी को पानी की ज़रूरत है तो हम पूछते नहीं है, पानी पी लेते हैं, काम पे लग जाते हैं। क्योंकि पानी पीने की परमिशन या टॉयलेट जाने की परमिशन लेना, यह हम अंग्रेजों के समय सिस्टम बनाए गए होंगे जो कि चले आ रहे हैं, उससे हमें बदलना पड़ेगा। और हमने उस पर प्रयोग किया, हमने बदल के देखा। हमें कई लोगों ने कहा कि आपके तो ऐसे बच्चे फिर दिन भर स्कूल में घूमते रहेंगे। हमने कहा देख के कर लेते हैं, यदि लगेगा कि ऐसा हो रहा है तो बंद कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ताज्जुब की बात यह है कि 3-4 महीने हमने प्रयोग किया और लगभग 100% ही ऐसा हमें समझ में आया कि वही बच्चे बाहर घूम रहे थे जिनको कि कक्षा में मज़ा नहीं आ रहा था। और कक्षा में मज़ा क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उसमें या तो बहुत बोरियत भरी पढ़ाई हो रही थी या कक्षा का माहौल अच्छा नहीं था। तो हमें लगा कि ये फीडबैक बच्चे का नहीं, ये फीडबैक उस कक्षा का है, उस कक्षा के माहौल का है। तो हमें उस माहौल पे भी काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे करते करते समझ में आया कि जब हम कक्षा में एक हंसी खुशी का और एक स्ट्रेस फ्री माहौल रखते हैं तो बच्चे इन सब कामों के लिए बाहर नहीं जाते हैं। हमें बच्चों को कई बार बोलना पड़ता था कि बहुत देर हो गई, कोई भी पेशाब के लिए नहीं गया, आप जाइए। पानी की बोतल उनके पास रहती, जब भी प्यास लगती है उठ के पी लेते हैं। तो जब बच्चों का मन लगेगा तो इससे दूर नहीं भागेंगे। तो हमें उन पर विश्वास करना पड़ेगा और यही विश्वास हम चाहते हैं कि हर तरह के जो वर्टिकल्स हैं स्कूल के, स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट, उनके बीच में रहे। ऐसे ही और भी कई प्रयोग हमने किए। परीक्षा को लेकर के हमने प्रयोग किया। हमारे यहाँ परीक्षा की कोई तिथि हम अनाउंस नहीं करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि परीक्षा क्या जरूरी है कि मुझे 1 और 1 2 ये जोड़ना आता है तो मैं आज बताऊं तो ही पास हूं, कल बताऊं तो पास नहीं होऊंगा क्या? ये तो मेरा ज्ञान है जो मुझे मिल गया है। यदि मिल गया है और मैंने आपको बता दिया है तो हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, पहले तो परीक्षा के जो हॉल होगा उसमें कोई भी इन्विजिलेटर नहीं होगा, कोई उनके ऊपर ध्यान रखने वाला नहीं होगा। हम बच्चों पर पूरा विश्वास करें, पहले उन पर विश्वास करें, फिर उनसे विश्वास की आशा करें। तो हमने वहां से पहले तो शिक्षक को हटा दिया। उनका काम है जो भी मौखिक है या लिखित है पेपर वो दे करके वहां से चले गए। अब बच्चे अपना करते रहेंगे, उनको आपस में बातचीत करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, जाओ, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी समय लेना है कंप्लीट कर लो उसको। कोरोना के समय जब बच्चों को घर से परीक्षा देना पड़ी तो ये वाला जो व्यवहारिक शिक्षा थी, अनुशासन था, वो हमें देखने को मिला। घर पे हमारे माता पिताओं ने हमें बताया कि बच्चों ने घड़ी देख करके बैठे, उन्होंने हमको कमरे से बाहर कर दिया, कहा कि हमारा परीक्षा चल रही है, हमारे हॉल में कोई नहीं होता है। और जिस बच्चे को जितना आता था उन्होंने उसका जवाब दिया। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 में से 1 प्रश्न का जवाब दिया, 9 की नहीं दिया, पर उन्होंने ईमानदारी से बता दिया क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर 9 प्रश्न नहीं आने से कुछ पनिशमेंट या कुछ नुकसान नहीं होना है, उस पर दोबारा कार्य किया जाएगा। तो जब बच्चों पे हम विश्वास करते हैं तो वो हम पे विश्वास करते हैं और वो हमें ईमानदारी से बता देते हैं। और मुझे लगता है कि शिक्षा का अंतिम गोल यही है, अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए
कि बच्चों को जो चीज़ नहीं आ रही है वो शिक्षकों को बता दें, ताकि शिक्षक उनको सहायता कर दें, और कई किसी जीवन की कठिनाइयों में पढ़ रहे हैं तो भी वो बता दें ताकि शिक्षक सहायता कर दें। तो इस तरह के कई सारे हमने अनूठे प्रयोग किए हैं। लगभग 70% पढ़ाई हमारी कक्षा के बाहर होती थी। तो जैसे कि छोटे छोटे एग्जाम्पल है, हम बच्चों को पेड़ों के बारे में पढ़ाना होता है तो हम बच्चों को या तो स्मार्ट टीवी पे दिखा देंगे या कोई एनिमेशन का वीडियो दिखा देंगे। यदि पेड़ आपकी स्कूल में मिल सकता है या आपके आसपास किसी उद्यान में है तो उसको रियल में दिखाइए। आपको जड़ के बारे में पढ़ाना है, रूट्स के बारे में, तो हम उनको एनिमेशन में दिखाए थे कि रूट्स ऐसी होती है, सॉइल में अंदर ऐसे जाती हैं। आप जाइए, आपको कोई छोटा सा बाहर एक घास या ऐसा कोई छोटा पौधा मिलेगा, उसको निकालिए और जड़ लाइव दिखाइए। किसी जानवर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो क्या आपके आसपास के माहौल में है, यदि है तो उसको जाकर के दिखाइए। आपको गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है या हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उसके लिए एनिमेशन दिखाना समझ में आता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकली दिखाना संभव नहीं। लेकिन जिन चीज़ों को प्रैक्टिकल दिखाना संभव है उनको बाहर दिखाइए। तो हमें लगता था कि 70% समय हमारे बच्चे बाहर की चीज़ों से सीख पाते थे। माता पिता को भी हमने इस तरह से सिस्टम में इन्वॉल्व किया। 5 दिन का हमारा स्कूल होता था। जो छठा दिन शनिवार का होता था, शनिवार को माता पिता स्कूल आते हैं और जो बस बच्चों को लेने जाती थी वही बसें माता पिता को भी लेने जाती थी। सो यदि स्कूल दूर भी है तो उनको चिंता नहीं करना है कैसे आएंगे। पिताजी ऑफिस में कहीं व्यस्त है और माताजी को आना है, या माताजी अपने ऑफिस में कहीं व्यस्त है, पिताजी को आना है, तो वो आराम से स्कूल की बस में बैठ के आ सकते हैं। स्कूल की बस से जो बस रोज चलती है रूट पे, वही रूट पे चलेंगी। आपके बच्चे का यदि उस दिन आपका वर्कशॉप का नंबर है तो आप बस में आ जाइए और वापस बस छोड़ने भी चले जाएंगी। स्कूल के लिए कॉस्टिंग वाइज इतना कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माता पिता का स्कूल के ऊपर विश्वास जो हमको लाना है, वो इस प्रयोग से काफ़ी हमें सफलता उसमें मिली। जब उनको हर 15 दिन या 1 महीने में बता पाते हैं कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, हम ये नए प्रयोग करने वाले हैं, नए प्रयोग करने से पहले उनको बताते हैं, तो उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। कई सारी चीज़ें हमारे क्योंकि इतनी अलग थी, अनूठी थी, तो हमें उन्हें बताना पड़ता था कि परीक्षा हो रही है और उसमें वहाँ पर कोई भी हॉल में नहीं है, इसका क्या मतलब है। क्या तीसरी चौथी पाँचवीं की कक्षा के परिणाम से आपके बच्चे के भविष्य में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या आपके तीसरी चौथी पाँचवीं की परीक्षा के परिणाम से आपके जीवन में कोई फ़र्क पड़ा? तो कम से कम वो काम कर ले जिससे उनको फ़र्क पड़ेगा, जो कि है विश्वास। तो हम उन्हें विश्वास कर ले और उनकी ईमानदारी और उनका विश्वास हम पे ले आए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। आपने टीचर्स के विजिट के बारे में बताया था कि टीचर्स, हाँ होम विजिट एक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अनूठा और काफ़ी व्यवहारिक कॉन्सेप्ट हमें लगा, काफ़ी सुंदर कॉन्सेप्ट है। साल में एक बार हमारी टीचर, तो पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, साल में 2, 3, 4 बार पेरेंट्स विद्यालय आते हैं। हमें लगा कि साल में एक बार, कम से कम एक बार शिक्षक को या विद्यालय को घर जाना चाहिए, तो हम उनसे उम्मीद कर पाएंगे कि वो हम पे विश्वास करें। तो हमने ये प्रयोग शुरू किया जिसमें काफ़ी सफलता मिली। गर्मियों की छुट्टियों में टीचर के पास बहुत ज़्यादा कार्य नहीं होते हैं, अगले साल की कुछ प्लानिंग करना होती है, बाकी कुछ समय फ्री होता है, तो हमने उन छुट्टियों को काफ़ी अच्छे से प्रयोग किया। 15 दिन हमारे साल के ऐसे होते थे जब टीचर बच्चों के घर जाते थे। एक दिन में 5-10 घर गए, करते हम पूरा कवर करते थे। तो मान लीजिए आपके पास 20 टीचर हैं और आपके पास 200 बच्चे हैं, तो एक टीचर को 10 बच्चों के घर जाना है, तो 3 या 4 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। उस प्रोसेस में भी काफ़ी टीचर्स को सीखने को मिलता था। हम बच्चों को इन्वॉल्व करते थे कि मान लीजिए एक शिक्षक को इन 10 के घर जाना है, तो इसका क्या रूट का मैप होना चाहिए। तो हम उनकी ग्रुपिंग करते थे कि जो सबसे पास वाले होंगे उनका एक ग्रुप बनेगा, फिर दूसरों का ग्रुप बनेगा, एंड फिर वो ऑटो या टैक्सी बुक करेंगे और उससे इस रास्ते से जाएंगे, और ये इतना मिनट लगेगा कि घर पे इतना ट्रेवलिंग टाइम लगेगा। तो यदि यहाँ पर 12 से 12:15 का समय है और अगले के पास जाने में 20 मिनट लगता है, तो उनको हमें क्या समय देना है, ताकि माता पिता भी अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल सके। तो ये सब कार्य करने में भी बच्चे सीखते थे। प्लस जब हम घर जाते हैं तो हमें बहुत कुछ वहाँ से समझ में आता है। हमें कई बार ऐसी अनोखी बातें समझ में आती हैं कि हमें लगता है कि इस समस्या का जड़ तो कहीं और है। हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आप बहुत हल्ला करते हैं, बट समझ में आया कि जब हम घर पे गए बैठक के लिए और घर में भी टीवी चल रहा है, बैठक के बीच में हल्ला हो रहा है, तो समझ में आया कि वो बच्चा घर से सीख रहा है। तो फिर हमें बच्चे के साथ साथ माता पिता को भी बताना होता है कि ये व्यवहार है जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कई बार हमने देखा है कि सामान्य बातें हैं, घर पे कलह हो जाते हैं,
तो समझ में आने लगा कि जिन घरों पे बच्चों के सामने ज़्यादा कलह हो रहे हैं वहाँ बच्चों में समस्याएं देखी गई। तो उस व्यवहारिक शिक्षा को समझते हुए हमने माता पिता को कहा कि कलह होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, किसी भी जगह होते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखें कि हम बच्चों के सामने उसको अवॉइड करें। तो इस तरह से हमने माता पिता के साथ मिलकर के इस शिक्षा को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने का प्रयोग किया। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपने एक बहुत अच्छे पॉइंट को टच करा है, और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बात बताना चाहूँगा कि जब भी बच्चा किस तरह से एक्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे की गलती ही है, हो सकता है वो बच्चे की गलती है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स और जो भी उनसे इंटरेक्ट कर रहा है कि उसके रूट कॉज में जाए। बिल्कुल सही बात है। मतलब वो आया क्यों, तो हमें समझ में आएगा कि वो बच्चे के कारण हो रहा है या किसी हमारी लर्निंग के कारण, जो इनडायरेक्ट बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, बिल्कुल जो आई थिंक ऑब्जर्वेशन एक थ्योरी है, हाँ, जहाँ पे बच्चा रिवॉर्ड और पनिशमेंट और इन सब से सीखता है, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्वेशन से भी वो चीजें सीख रहा है। बिल्कुल। मैं अक्सर अपने गेस्ट से क्वेश्चन पूछता हूँ अक्षय जी, कि ये जो जीवन हमें मिला है, इसमें खाना खाना, पैसे कमाना, दैनिक दिनचर्या के कार्य करना, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। पर ये जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये मात्र एक संयोग है या यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, हमें जीवन मिला है तो सारे कार्य तो हमें करना पड़ेंगे। जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ये तो हमारे लिए कर्म है। कर्मों को तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा कुछ किया जाए कि हम अपने कर्म के द्वारा, जब हम ये कर्म कर रहे हैं तो कुछ समाज का इसमें भला हो सके। समाज में हमारा परिवार भी है, हमारे बच्चे भी हैं, तो क्यों ना शुरुआत उसके परिवार से की जाए। तो यदि हम कमा रहे हैं, अर्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ किया जाए कि उस अर्थ का सही प्रयोग किया जाए, या उस अर्थ के उपार्जन में जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमारे साथ कई और भी लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारा या तो हम व्यवसाय करते होंगे या जॉब करते होंगे, तो हमेशा कुछ और लोगों के साथ ये कार्य कर रहे हैं। तो हमारे इस अर्थ उपार्जन के कार्य में कैसे उन लोगों का भी भला हो, क्या हम उन मूल्यों के साथ हमारे दैनिक कार्य को कर सकते हैं, ये हमें यदि हम सोचें तो मुझे लगता है कि हमें फिर कोई बहुत बड़ा कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे छोटे छोटे कार्यों से भी हम काफ़ी अच्छा कर्म कर पाएंगे। तो ये एक सोच रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरे कर्मों के द्वारा किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, और जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे मैं क्या अपने साथ 2, 3, 4, 6 लोगों को और उनका उत्थान कर सकता हूँ। साथ ही हमें ये शिक्षा मिली है हमारे परिवार में संस्कारों के द्वारा, पुरुषार्थ से कमाओ और परमात्मा में लगाओ। तो कहीं ना कहीं ये है कि खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उसको हम परमार्थ में लगा सकते हैं, दूसरों के भले में लगा सकते हैं, उनके उत्थान में लगा सकते हैं, 4 नए लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनकी स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो भविष्य में और 4 लोगों को आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है दैनिक कार्यों के बीच में ध्यान रखना। बहुत सुंदर। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे जी, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपने इतनी कम आयु में, ही इज जस्ट 32 एंड रिसेंटली गाइस कंप्लीटेड 33 और इतनी कम आयु में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस और इतने ज़्यादा एक्सपोजर को इन्होंने एक्सपीरियंस करा है। तो और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन फ्रॉम द एजुकेशनिस्ट साइड, आपने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को टच करा है जी। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होगा ये, कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, आपने टीचर्स के साथ भी डील करा है, आपने पेरेंट्स के साथ भी डील करा है, एंड बीइंग यू योरसेल्फ एज अ यूथ, आप आज के यूथ को भी देख रहे हैं। तो आपके लिए जो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग है और जो आपको लगता है कि दीज आर द की पॉइंट्स फॉर देम, एक टीचर्स के लिए, एक पेरेंट के लिए और यूथ के लिए, आपके की टेक अवे या की सजेशंस क्या होंगे इन तीनों एस्पेक्ट, इन तीनों एरिया के लिए? मुझे लगता है कि ब्रॉडली आपने इसमें पूरे समाज को ही कवर कर लिया है। तो विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत मुश्किल होती है किसी के ऊपर करना या देना, और उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों ही स्टेक होल्डर्स को, या इसके अलावा भी जो हो, उसमें ये वाली चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। यदि आप यूथ हैं और आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, लीडरशिप का कोई कार्य मिला है आपके कॉलेज में, स्कूल में, और आपके साथ 4 और लोग कार्य कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर पूर्ण विश्वास कीजिए
और ये देखिए कि वो ये कार्य कर सकते हैं। उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं होगा तो हो सकता हो कि उनके अंदर हीन भावना आने लगे। टीचर्स के साथ भी ये सत्य है। यदि जब वो माता पिता या बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको बच्चों पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आपने उनको कोई टास्क दिया, पहली बार में वो सफल हो जाए ज़रूरी नहीं। आपने माता पिता को कोई एडवाइस दी, पहली बार में वो सफल हो जाए ज़रूरी नहीं। उन पे विश्वास कीजिए, समय दीजिए। और माता पिता के लिए भी ये सत्य है कि आप जब बच्चे को किसी स्कूल में भेज रहे हैं तो आपने सोच समझ के निर्णय लिया है, तो आप कुछ समय दीजिए, उन पे विश्वास कीजिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप सामंजस्य से बिठा के विश्वास करके यदि आप अपना बच्चा को सौंपेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बच्चा वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के ही आएगा। कुछ कमी पेशी रहती है तो आप बात कीजिए या उसकी घर में भरपाई कीजिए। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे समाज में हमारे आसपास हैं, यदि विश्वास का माहौल बनने लगेगा, ट्रस्ट डेफिसिट कम होने लगेगा, तो बहुत कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। हमें बहुत सारे नियम कायदे कानूनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल में नियम बना कि बच्चे कम से कम इतने % अटेंडेंस उनकी होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें उन पर यह विश्वास नहीं था कि यदि बच्चा कम आएगा स्कूल तो भी उसकी शिक्षा पूरी हो पाएगी। जिस दिन हमें ये विश्वास हो जाएगा कि वो स्कूल कम आएगा तब भी शिक्षा पूरी हो रही, तो शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है। हमें बच्चे पे इतना विश्वास करने कि जिस दिन आप स्कूल नहीं आ रहे हो, विद्यालय नहीं आ रहे हो, तब भी आपकी शिक्षा जारी है, कंटिन्यू है। किसी और तरीके से कंटिन्यू है। आप आकर के बताइए हम व्यवसाय करते हैं और कोई हमारा कर्मचारी छुट्टी लेता है तो हमें विश्वास नहीं होता है कि हमें लगता है कि वो काम चोरी कर रहा है, वो कहीं और इंटरव्यू देने गया है। क्यों ना हम उस पर विश्वास करें कि वो सच में किसी मुसीबत में फंसा होगा या उसे कोई और कार्य आ गया होगा जो जरूरी है। तो विश्वास कीजिए। कर्मचारी को अपने एम्प्लॉयर पे विश्वास करना होता है। तो ये पूरे समाज की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था को चलाने के लिए विश्वास जो है एक कॉमन मूल्य है। और मुझे लगता है कि यही एक सजेशन है मेरा सभी के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा 2 मेन एरिया को आपने टच करा और शायद से वो बातों में बहुत बार निकल रहा था। फेथ, डेफिनेटली वो आपकी बात आई, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ। मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए इंसान में, बट वो डिसिप्लिन किसी बेंचमार्क से कंपेयर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो इट शुड बी बाय प्रोडक्ट, कि वो मेरे अंदर आना चाहिए ऑटोमेटिकली। और जितने भी आपने ज्ञानकृति में प्रयास करे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स, एक एजुकेशन सिस्टम और सभी दूर एक वो जो सेल्फ डिसिप्लिन वाली एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं वो वहाँ पे टच, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ वो टच कर रहा है। जी, हमने प्रयास किया। देखिए, आगे आशा यही है कि हम प्रयास करते रहेंगे और कुछ अच्छा परिणाम आएंगे उसके। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को आप और कैरी फॉरवर्ड करें। और हमसे भी या हमारे व्यूअर्स से आपको लगता है कोई मदद की ज़रूरत है तो डेफिनेटली वी आर देयर टू ऑलवेज सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद समय हमें दिया इसके लिए। थैंक यू। आज के इस कॉन्वर्सेशन से अगेन हमने बहुत बहुत छोटी छोटी बातों में, बहुत माइन्यूट से जो एक्टिविटीज़ हैं उसके थ्रू बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत बड़े एरिया को टच कर रहे हैं। देखिए, समझिए किन बातों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, उन्हें आत्मसात करें। बच्चों के साथ किस तरह से रह सकते हैं उसके बारे में सोचिए। किस तरह से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, टुवर्ड्स फेथ कर सकते हैं और उनको सेल्फ डिसिप्लिन के लिए अग्रसर कर सकते हैं कि वो खुद डिसिप्लिन हो जाए। और इस कॉन्वर्सेशन में और इस टॉपिक से आपको क्या लगा, कैसा लगा, आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अक्षय जी तक उन क्वेश्चंस को पहुंचाएंगे और आपको ज़रूर उसके जवाब जो उनसे प्राप्त होंगे वो शेयर करेंगे। आप सभी ने यह समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलते हैं, एक अगले पर्सनालिटी से इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।